हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिकर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की। इसमें से जो सबसे ज़्यादा आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे वो रहेंगे उत्तराखंड के, लगभग 16-17 प्रश्न हैं। 6 से 7 प्रश्न रहेंगे हिंदी के, बाकी जो बचे प्रश्न वो रहेंगे जीके के। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज जो आपको बताना है प्रश्न वो है, आज आपको 2 बताने, एक नहीं। एक तो योजनाओं से संबंधित है, जैसे भारत सरकार की योजनाएं, जैसे बहुत पहले से बहुत सारी योजनाएं चले जा रही हैं, तो आपको 2 योजनाएं बतानी है, वो बिल्कुल नई हैं, 2015 के बाद की हैं। एक तो है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, क्योंकि इसमें 6,000 रुपये मिल रहे हैं, ये आपको भली बात ही पता है। और किस तरह से मिलते हैं, जैसे 3 किस्तों में मिलते हैं इस तरह से। और ये योजना कब आई थी ये आपको एक बतानी है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। और दूसरी योजना है वो आपको बतानी है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ये कब आई थी और किस फसल के लिए, ये आपको बताना है। वैसे फसल तो दोनों के लिए है, तो ये आपको बताना है। एक बार फिर से, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, अभी आपने लिख लिया होगा या गूगल कर रहे हैं, जहाँ से भी कर रहे हैं बुक से, तो आपको बताना है, तो आपको याद रहेगा अगली बार के लिए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना एक, दूसरा है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो इनके बारे में आपको बतानी है कब आई थी, और इनके बारे में जितना हो सके आप जो बताएंगे, तो फिर आप कल को इसको देखेंगे। अब बात करते जो कल का प्रश्न था उसकी। कल का जो प्रश्न था, कौन सा महादेव मंदिर, जैसे कि उसमें महादेव के मंदिर थे, बिनसर महादेव मंदिर था, एक ताड़केश्वर महादेव मंदिर था, एकेश्वर महादेव मंदिर था और मोटेश्वर महादेव मंदिर था। तो सभी ने लगभग मोटेश्वर महादेव मंदिर, यह उधम सिंह नगर के काशीपुर में है, तो लगभग सभी ने सही लिखा है। ताड़केश्वर पौड़ी, एक ताड़केश्वर चंपावत, हाँ इस तरह से झिलमिल गुफा है, तो इस तरह से ये भी पौड़ी में है। तो अलग इस तरह से मोटेश्वर महादेव मंदिर उधम सिंह नगर, तो लगभग सभी ने सही उत्तर दिया हुआ है, क्योंकि बहुत सारे महादेव मंदिर हैं, तो इनमें से भी इस तरह से प्रश्न बन सकता है। तो महादेव मंदिर उधम सिंह नगर में है, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। बाकी बिनसर महादेव पौड़ी, ताड़केश्वर पौड़ी, एकेश्वर पौड़ी, तो ये सभी पौड़ी में है, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। तो कल का प्रश्न था, और आज का प्रश्न मैंने आपको बता ही दिया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ये कब आई थी, ये आपको बताना है। तो शुरुआत होगी हिंदी से, और पहला प्रश्न है जो साहित्य से प्रश्न है, जहाँ लगभग 23-24 दिए हुए हैं, यहाँ से प्रश्न आता है। इनमें से महादेवी जी की, यानी कि महादेवी वर्मा की रचना कौन सी नहीं है। महादेवी जी की कौन सी रचना नहीं है, इनमें से बताना है। पंचरत्न, अतीत के चलचित्र, पथ के साथी और मेरा परिवार। तो इनमें से जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पंचरत्न महादेवी वर्मा जी की रचना नहीं है। बाकी अतीत के चलचित्र, ये तो एग्जाम में आता है, पथ के साथी और मेरा परिवार, ये सभी इनकी रचनाएँ हैं महादेवी वर्मा की, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। गिल्लू इनकी कहानी है, गिल्लू इनकी कहानी, तो ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। महादेवी वर्मा का जन्म हुआ था 1907 में फर्रुखाबाद यूपी में, तो ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। 1982 में यामा के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। हिंदी की जो ज्ञानपीठ, ये हिंदी के लिए इनको पहला मिला था, जैसे सुमेधानंदन पंत को हिंदी के लिए पहला दिया गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 में, वैसे इनको हिंदी की पहली पाने वाली 1982 में ज्ञानपीठ यामा के लिए इनको दिया गया था। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर है। बाकी अतीत के चलचित्र, ये बिल्कुल एग्जाम में आएगा। पथ के साथी, मेरा परिवार, ये सभी इनकी रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है, वाक्य में संज्ञा किस से किस रूप में परिवर्तित हो रही है, तो ये आपको यहाँ पर बताना है। एग्जाम में पूछा हुआ ये प्रश्न है, गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है, संज्ञा किस रूप में, व्यक्तिवाचक से जातिवाचक और जातिवाचक से व्यक्तिवाचक, भाव तो नहीं होगा गांधी का, व्यक्ति से भाव, ये भी नहीं, 2 ऑप्शन तो घट गए। तो इन्हीं दोनों में टक्कर है, इनमें से आपको बताना है व्यक्ति से जातिवाचक या जातिवाचक से व्यक्तिवाचक। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर 1 किया है आप बिल्कुल गलत हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा जातिवाचक से व्यक्तिवाचक। गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया, इसमें संज्ञा जो जातिवाचक से, गांधी की जाति से व्यक्तिवाचक, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्प में से परचूर का विलोम शब्द कौन सा है। मृदुल, मृदुल का कठोर, तो ये तो नहीं होगा। निम्न, उच्च, तो परचूर का हो जाएगा अल्प, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। परचूर का जो विलोम होगा ये होगा अल्प, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, पाप की पराकाष्ठा होना, इस मुहावरे का अर्थ बताइए। तो आपको यहाँ पर बताना है पाप की पराकाष्ठा होना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा। पाप का उदय होना, बिल्कुल नहीं। पाप मोल लेना या पाप कमाना, तो ये भी नहीं, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाप की पराकाष्ठा होना, यानी कि पाप का घड़ा भरना। तो कई लोग ऐसे बोलते हैं भी कि पाप का घड़ा भर जाए तो बाल्टी लगा दो, ड्रम लगा दो, तो ये खैर छोड़िए, पर इसका पाप का घड़ा भरना, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाप की पराकाष्ठा होना, पाप का घड़ा भरना, ऑप्शन नंबर ए।
अगला प्रश्न है, जो अपने पद से हटाया गया हो के लिए, यहाँ पर लिए होगा, ये थोड़ा पता नहीं कहाँ गायब हो गया, जो अपने पद से हटाया गया हो के लिए उपयुक्त शब्द होगा उसको कहते हैं पदच्युत। तो ये हो जाएगा पदभ्रष्ट, पदानुगत, तो ये हो जाएगा पदच्युत, अपने पद से हटाया गया हो। ऑप्शन नंबर ए हो जाए, सॉरी डी हो जाएगा बिल्कुल हमारा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, वह पढ़ता है लेकिन बात भी बहुत करता है, क्या बात है। इनमें आपको बताना जो लेकिन है यहाँ पर इसको जो रेखांकित भी किया हुआ है व्याकरण की दृष्टि से, लेकिन क्या है, क्रिया विशेषण है, सर्वनाम है, संज्ञा है, अव्यय है। तो आपको करना है इसका, यह है अव्यय, लेकिन यहाँ पर हो जाएगा अव्यय, हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। वह पढ़ता है लेकिन बात भी बहुत करता है, पर आपको पूरी ये याद रखनी, जो अव्यय है ये आपको बिल्कुल याद रखना कि लेकिन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है, भूखे को अन्न दो और प्यासे को जल, वाक्य किस कारक का है, संप्रदान और अपादान, अधिकरण या फिर संबंध। तो इनमें आपको बताना है, भूखे को अन्न दो और प्यासे को क्या देना है, जल। तो इसे बात भी सही कही गई, लेकिन जो इसमें हमारा सही उत्तर होगा अपादान तो बिल्कुल नहीं होगा। भूखे को संबंध आएगा, अधिकरण में पर है तो ये भी नहीं आएगा। यहाँ पर आएगा संप्रदान, यानी कि भूखे को संप्रदान के को लिए, तो ये हो जाएगा भूखे को अन्न दो और प्यासे को क्या, जल दो, यानी कि प्यासे को पानी पिलाओ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, अल्मोड़ा में रैमजे इंटर कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई थी, 1870, 1871 या 1880 या 1881। तो आपने कहीं 1870 पढ़ा होगा, 71 पढ़ा होगा, लेकिन ऑप्शन यहाँ पर दोनों हैं। तो 1871, ये मैं इसलिए क्योंकि यहाँ पर ये देखिए 1871 यहाँ पर लिखा है, 1900 भी दिख रहा होगा, लेकिन 1871 है। जब मैं वैक्सीन लगाने गया था तब मैंने ये ली थी। यहाँ पर 1941 जैसा भी दिख रहा है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर देखिए 1871 है, यहाँ पर साफ साफ लिखा है रैमजे हाई स्कूल। ये 1800 ये वाला जैसे पहले दिखते थे देवनागरी में 1871, तो ये आप बिल्कुल पहचाने होंगे क्योंकि 9 इस तरह का जैसा होता है कुछ है। तो ये हो जाएगा हमारा 1871 ऑप्शन नंबर बी। कहीं आपने 1870 ही पढ़ा होगा, पर लेकिन स्कूल की है ये, जो उस जमाने का है, रैमजे ने उस समय बनाया था और अभी भी यहाँ पढ़ते हैं। तो ये देखिए अभी भी स्कूल ठीक ठाक अवस्था में है। तो इसका उत्तर रहा 1871। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपने देख लिया होगा रैमजे स्कूल, रैमजे उस समय जो हमारे कुमाऊं कमिश्नर रहे थे। अगला प्रश्न है, टिहरी बांध परियोजना के अतिरिक्त निम्न में से किससे उत्तराखंड को 12% विद्युत निःशुल्क प्राप्त होगी। टिहरी बांध के अलावा 12%, थोड़ा यहाँ पर प्रश्न अच्छे से लिखा नहीं है। मनेरी भाली परियोजना द्वितीय चरण, तो इस तरह से इसलिए लिखा है ताकि लोग ऑप्शन नंबर ए टिक करेंगे करके, पर आपको बिल्कुल नहीं करना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा, चिल्ला भी नहीं होगा, छिबरो भी नहीं होगा, ये हो जाएगा विष्णु प्रयाग जल विद्युत परियोजना, ऑप्शन नंबर बी। जो कि कहाँ है, चमोली में है, किस नदी पर है, अलकनंदा नदी पर है। अलकनंदा नदी पर है, कितने मेगावाट की है, तो ये है 600 मेगावाट की है। और टिहरी बांध के अलावा दूसरी परियोजना जिससे कि 12% रॉयल्टी के रूप में हमारे राज्य को मिलती है, दूसरी परियोजना, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। जो लोग नए हैं बहुत कम लोगों को पता होगा, जैसे दूसरी परियोजना है जिसको कि 12% रॉयल्टी के रूप में मिलता है, बाकी टिहरी से मिलता है और टिहरी जल विद्युत परियोजना जो है उससे, और बाकी जो ये है विष्णु प्रयाग जल विद्युत परियोजना। और मनेरी भाली परियोजना द्वितीय चरण ये है उत्तरकाशी में है और ये लगभग 304 मेगावाट की है, और धरासू है इसका नाम, धरासू। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड विधानसभा के स्पीकर कौन है, तो यानी आपको वर्तमान में बताना है कौन है। रमेश पोखरियाल निशंक वर्तमान में तो शिक्षा मंत्री, नित्यानंद स्वामी पहले मुख्यमंत्री थे, हरवंश कपूर जो थे ये दूसरे नंबर पर रहे थे, वैसे निर्वाचित में दूसरे रहते। वैसे पहले बात करें जो थे प्रकाश पंत के बाद आए थे यशपाल आर्य निर्वाचित में, फिर हरवंश कपूर, और फिर उसके बाद कुंजवाल आए थे, गोविंद सिंह कुंजवाल। फिर वर्तमान में कौन है, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा हमारा डी, प्रेमचंद्र अग्रवाल, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। इनमें से आपको गलत बताना है। बिनसर में बीर्णेश्वर का प्राचीन मंदिर है, तो हाँ बिल्कुल सही है, बिनसर में बीर्णेश्वर का प्राचीन मंदिर है। देवप्रयाग में प्राचीन रघुनाथ मंदिर है, खैर ये तो लगभग सभी को सही पता ही होगा, देवप्रयाग के बारे में, रघुनाथ मंदिर के बारे में लगभग सभी जानते हैं। प्रसिद्ध गुजरमल मंदिर गंगोली हाट होकर के यहाँ पर गलत हो गया, इसको हाट तो सही है पर लगा देंगे हम गंगोली को हटा के द्वारा, ये हो जाएगा द्वारा हाट, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने की तिथि किस दिन निश्चित की जाती है। और इसमें मैं आपको बताऊंगा केदारनाथ के बारे में भी, और जो गंगोत्री यमुनोत्री हैं उनके कपाट भी कब खुलते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर जो प्रश्न है, बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने की तिथि किस दिन निश्चित की जाती है, तो ये की जाती है बसंत पंचमी के दिन। तो ये आप बिल्कुल याद रखिएगा, बसंत पंचमी के दिन की जाती है जो बद्रीनाथ धाम है इसके कपाट खोलने की तिथि निश्चित की जाती है, कब खुलेगा करके।
और शिवरात्रि के दिन की जाती है, जो केदारनाथ धाम है, केदारनाथ शिवरात्रि के दिन की जाती है, क्योंकि केदारनाथ तो भगवान शिव से संबंधित है और बद्रीनाथ भगवान विष्णु से संबंधित है। तो ये आपको पहली बात याद रखना है। तो केदारनाथ जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिवरात्रि, और बद्रीनाथ बसंत पंचमी के दिन। और जो गंगोत्री यमुनोत्री होली के दिन नहीं, वैसे इनके जो कपाट खुलते हैं अक्षय तृतीया को खुलते हैं। वैसे इस बार जो खुले हैं, यमुनोत्री के खुले हैं 14 को, गंगोत्री के खुले हैं 15 मई को, और 17 मई को खुले हैं केदारनाथ के, और 18 मई को खुले हैं बद्रीनाथ के। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। तो इसका क्षेत्र हो जाएगा बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने की तिथि बसंत पंचमी के दिन, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस उत्तराखंड के खिलाड़ी ने नौकायन में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व किया था? हरि सिंह थापा भारतीय बॉक्सिंग के पितामह, मुक्केबाजी संबंधित, त्रिलोक सिंह बछड़ा ये फुटबॉल से, सुरेंद्र पांडे के बारे में तो याद नहीं आ रहा है। इसका क्षेत्र हो जाएगा सुरेंद्र सिंह बल्दिया। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर। नौकायन खिलाड़ी नौकायन से संबंधित ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल क्वीन कहा जाता है? नीलकंठ को, नील पर्वत को, नील तो हरिद्वार में, हिमालय तो हिमालय, सुमेरु उत्तरकाशी में। इसका क्षेत्र जो है नीलकंठ पर्वत, जो कि कहाँ है? चमोली में है। 65-97 मीटर इसकी ऊंचाई है। एग्जाम में भी आया हुआ प्रश्न है। तो गढ़वाल क्वीन कहा जाता है नीलकंठ पर्वत को, यह बिल्कुल याद रखेगा। अगला प्रश्न है, कुमाऊं क्षेत्र में शक संवत का प्रचलन तथा सूर्य मूर्तियां एवं मंदिर की उपस्थिति किसके अधिकार की पुष्टि करती? कुषाण, सकू, जा, कत्यूरी नहीं। तो ये हो जाएगा सकू। ऑप्शन नंबर, जैसे आपने कटारमल मंदिर के बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा, जो कि अल्मोड़ा में स्थित है, कटारमल सूर्य मंदिर। तो सकू की यहाँ से निवास की पुष्टि होती है। तो जो यहाँ पर कहा कि शक संवत जो प्रचलन में है और सूर्य मूर्तियां मंदिर, ये सब सकू के निवास की पुष्टि, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, और इस तरह से भी एग्जाम प्रश्न आते हैं, एक बार हिमवंत कहाँ से निकलता है, बद्री विशाल कहाँ से निकलता है, इस तरह से। तो इनमें से बताना है कौन सा गलत है। हिमवंत देहरादून बिल्कुल सही है। बद्री विशाल चमोली लगेगा बहुत लोगों को जो नए हैं, लेकिन बद्री विशाल भी हरिद्वार से है, ये भी बिल्कुल सही है। हिमवंत देहरादून बिल्कुल सही है। देवभूमि नंदप्रयाग से बिल्कुल सही है 1953 में। यहाँ पर जो सत्तीपथ है ये नैनीताल दे दिया है यहाँ पर, ये हो जाएगा हमारा गलत उत्तर, क्योंकि ये कोटद्वार से निकलता सत्तीपथ। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना। तो यही हो जाएगा हमारा बिल्कुल गलत उत्तर, ऑप्शन नंबर सी। अब सही हो गया है यहाँ पर हिमवंत देहरादून, बद्री विशाल हरिद्वार, सत्तीपथ कोटद्वार और देवभूमि नंदप्रयाग। तो ये सब बिल्कुल याद रखेगा, परीक्षावाणी में आसानी से मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1901 में कुली बेकार प्रथा के विरुद्ध गढ़वाल यूनियन द्वारा गढ़वाल मासिक पत्र का प्रकाशन कहाँ से किया गया था? एक बात पहले जो प्रश्न में से आपको याद रखनी कि गढ़वाल यूनियन की स्थापना कब हुई थी? तो 1901 में। गढ़वाल हितकारिणी सभा कब? 1901 में। तो यही है तारादत्त गरोला। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, सीधे सीधे एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। गढ़वाल यूनियन की स्थापना कब हुई थी? 1901, सीधे सीधे एग्जाम में आएगा। और इनके द्वारा ही गढ़वाली मासिक पत्र का प्रकाशन किया गया था 1905 में। तो कहाँ से हुआ था? तो ये हुआ था देहरादून से। तो ऑप्शन नंबर सी हो, याद रखना आपको, देहरादून से। तो ये हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, और अभी अंत में आपको और देखने को मिलेंगे उत्तराखंड के प्रश्न, लगभग 6 क्वेश्चन और आएंगे उत्तराखंड के। तो अभी कुछ देख लेते हैं जीके के प्रश्नों को। भारतीय संविधान के अनुसार धन संबंधी विधेयक सर्वप्रथम क्या राज्यसभा में पेश किया जाता है, मंत्रिपरिषद में प्रस्तुत किया जाता है, या किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जाता है, या लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है? तो ये जो होगा लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धन विधेयक सर्वप्रथम ये लोकसभा में ही पेश किया जाता है। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना, और एग्जाम में यहाँ से जरूर आता है। अगला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक HDI का आधार क्या है? उधार बोलते हैं मैंने, आधार क्या है? स्वास्थ्य तो है, पर स्वास्थ्य सभी में है, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। तो स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर। तो ऑप्शन नंबर सी। तो मानव विकास सूचकांक HDI का आधार है। तो मानव जो विकास सूचकांक HDI है, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुधार। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर। महबूल उल हक द्वारा ये दे दी गई थी इसकी परिभाषा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उपनिषद में वसुधैव कुटुंबकम शब्द का उल्लेख किया गया है? तो इनमें आपको बताना है वसुधैव कुटुंबकम शब्द का उल्लेख किया गया है। छांदोग्य उपनिषद, केनो उपनिषद, महा उपनिषद, प्रेरणादक उपनिषद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा महा उपनिषद। वसुधैव कुटुंबकम शब्द का उल्लेख किया गया है महा उपनिषद में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, गैट का तात्पर्य है? तो गैट का तात्पर्य है, यहाँ पर इतने बहुत कुछ लिखे हुए हैं, तो जो लोग पढ़े हुए हैं उनके लिए बिल्कुल आसान है। जिनेवा एग्रीमेंट फॉर ट्रेड एंड तो नहीं होगा, लेकिन इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जर्नल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक एंड ट्रेड।
तो ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। आयोग यहाँ से पहले प्रश्न पूछ चुका है। गेट का तात्पर्य जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक एंड ट्रेड, और गेट का उत्तराधिकारी कौन है? तो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1995 को। 1 जनवरी 1995 को। कई बार आता है कि गेट का उत्तराधिकारी कौन है, तो ये कौन है? तो WTO है। 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना हुई थी। तो यहाँ से प्रश्न पहले एग्जाम में आए हुए हैं, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला प्रश्न है, रेगुड़ मृदा किस कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है? रेगुड़ मिट्टी को ही जैसे काली मिट्टी भी कहा जाता है, तो इनमें से आपको बताना है मूंगफली, कपास, तंबाकू या फिर गन्ना। तो ये हो जाएगा कपास। ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, BPDO 2018 में आया हुआ प्रश्न है, अलग तरीके से आया हुआ प्रश्न था ये। गोल्डन हैंडशेक स्कीम किससे संबंधित है? तो गोल्डन हैंडशेक जो स्कीम है, विदेशी उद्यमों कंपनियों को आमंत्रित करना नहीं, संयुक्त उद्यम स्थापित करना ये भी नहीं, सार्वजनिक उद्यमों में निवेश करना ये भी नहीं, तो सार्वजनिक ये हो जाएगा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से संबंधित हो जाएगा गोल्डन हैंडशेक स्कीम। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर। अगला है, शिवाजी का जन्म कब हुआ था और छत्रपति की उपाधि कब धारण की थी? ये भी आपको बताना है। तो शिवाजी का जन्म 1627 तो है, 2 ऑप्शन में है, तो 2 ऑप्शन हमारे ऐसे कर दिए क्योंकि 1625 दिया हुआ है, 26 दिया हुआ है, तो 1627 सही है, 1627 सही है। और छत्रपति की उपाधि धारण की थी 1674 में, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर। शिवाजी का जन्म 1627 में, छत्रपति की उपाधि 1674 में। अगला प्रश्न है, कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित था? चेदी, कदम्ब, हर्यंक या फिर कलिंग? तो कलिंग नरेश, कलिंग तो होगा नहीं, इसका क्षेत्र का चेदी वंश, तो कलिंग जो कि उड़ीसा, इसका क्षेत्र हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कलिंग नरेश खारवेल चेदी वंश से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के हस्तशिल्प उद्योग में प्रयुक्त रिंगाल का वास्तविक नाम क्या है? वानस्पतिक नाम क्या है? तो बनारसी जो 2020 जो पेपर हुआ था उसमें आया हुआ था, पर रिंगाल आप बिल्कुल याद रखिएगा कि रिंगाल का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो ये हो जाएगा किमोना बम्बूसा फल काटा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर। और ये जो है कैनेबिस सटाइवा, ये है भांग का, तो भांग का है, तो ये भी बिल्कुल याद रखिएगा, भांग का भी एग्जाम आ सकता है अगली बार। और किमेनो बम्बूसा फल काटा, ये हो जाएगा रिंगाल का। और माइरिस एस्कुलुटा ये काफल का है, तो ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस मेले का आयोजन बद्रीनाथ के कपाट खुलने से पूर्व शनिवार को होता है? तो नुड़ाई तो जौनसार बाबर से संबंधित है। दूनागिरी मेला ये द्वाराहाट साइड लगता है। सोमनाथ मेला तो ये भी यहीं लगता है, सोमनाथ, तो इसका उत्तर हो जाएगा तिमुड़ा मेला। पौराणिक तिमुड़ा मेला बद्रीनाथ के कपाट खुलने से पूर्व लगता है, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, परीक्षा वाणी में प्रश्न आपको आसानी से मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में किस विश्वविद्यालय को हरित क्रांति का अग्रदूत माना जाता है? इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर, तो ये भी आपको पता लग गया कि एक इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय है जो कि रायपुर में है, देहरादून वाले रायपुर में नहीं होगा, अलग वाले दूसरे वाले रायपुर में होगा। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हिसार हरियाणा में है, और इसका क्षेत्र है गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर, जिसकी स्थापना हुई थी 17 नवंबर 1960 को। 17 नवंबर 1960 को पंडित नेहरू जी उस समय पीएम थे, उनके द्वारा। और गोविंद वल्लभ पंत जो आगे से नाम है, तो ये जोड़ा गया था 1972 में, 1972 में। और 1972 में ही जो लाल बहादुर शास्त्री जो जो यूपीएससी निकालते थे, आईएसयू की जो ट्रेनिंग होती है मसूरी में स्थित है लवासना, तो वो भी 1972 में ही नाम जोड़ा गया था लाल बहादुर शास्त्री के नाम पर। और गोविंद वल्लभ पंत ये जो 1972 में इनके नाम पर गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर, तो 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। और हरित क्रांति का अग्रदूत इसे माना जाता, तो इसका सूत्र हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर। और पंतनगर में यहाँ हवाई अड्डा भी है, और पाताल तोड़ कुएँ पाए जाते हैं, मतलब कि पाताल तोड़ इसलिए कि जैसे थोड़ा सा ही खोदेंगे तो यहाँ से पानी निकलने लगता है, इस तरह से। अगला है, उत्तराखंड में संस्कृत भाषा के समुचित विकास के लिए पृथक संस्कृत शिक्षा विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो जून 2010 भी आपको लग सकता है और मई 2012 भी लग सकता है, तो इसका सूत्र हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मई 2012 में संस्कृत भाषा के समुचित विकास के लिए पृथक संस्कृत शिक्षा विभाग की स्थापना की गई थी, मई 2012 में। अगला प्रश्न है, देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार द्वारा प्रदान की जाने वाली राशि है, तो ये आपको बिल्कुल यहाँ पर बताना है। पहली बात तो ये कि जो देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार है, पहले इसको बोला जाता था जैसे उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार, हाँ देवभूमि तो ले लगा 2015 में, तो देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार जो कि 2015 से, इसमें राशि कितनी है ये आपको बताना है।
2 लाख ऑप्शन इसको आप काटेंगे कम है, या 10 लाख, 5.5 लाख या 5 लाख, तो इनमें से है टक्कर 3 ऑप्शन, एक ऑप्शन तो कट गया आपका। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5 लाख और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार में, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। और पहला देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया था, जो अभी तक वीडियो देखते होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। बाकी जो 2 योजनाएं से बतानी है प्रश्न, वो भी आपको जरूर बताना है। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य का लिंगानुपात कितना है। बहुत बार आया हुआ प्रश्न है, तो यहाँ पर तो सिर्फ यूके समीक्षा अधिकारी 2017 ही लिखा हुआ है, तो बहुत बार आया हुआ प्रश्न है, आते रहेगा जब तक अगली जनगणना नहीं हो जाती। तो 932 तो नहीं होगा, 963 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो डी है हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और भारत में जो स्थान है वो 13वें नंबर पर है, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है भारत के राज्यों में। और उत्तराखंड का लिंगानुपात 963, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बाकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। बाकी कल को मिलेंगे एक धमाकेदार वीडियो में, तो अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।